शाम के समय पार्टी हो रही, सब कुछ चल रहा था। तो ये मैं सोच रहा था एंड तब मेरे जहन में एक बात आई। मेरा दूसरा लेसन जो मैंने ज़िंदगी में सीखा वो ये था कि मैंने इंस्ट्रक्टर ने जो मेरे को बोला था, उसने बोला था ना तुम फ्यूचर का सोचो ना तुम पास्ट का सोचो। फ्यूचर का सोचोगे तो एंग्जाइटी रहेगी, पास्ट का सोचोगे तो दुख होगा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। प्रेजेंट में जब आप रहोगे तो खुश रहते हो कि मुझे काम करना है, मैंने बस पूरी मेहनत करनी है। तो प्रेजेंट में जीतने से, अगर आप ज़िंदगी में हर चीज़ प्रेजेंट में रहेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। और यही कारण था हमारा स्कीइंग जीतने का, क्योंकि हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमको ये बोला था कि तुम आगे का मत सोचो, पीछे का मत सोचो, सिर्फ जो आज हो रहा है वो करो। और उसी का नतीजा था कि हम लोग जो है कंपटीशन जीत पाए। एंड दिस इज़ माई एडवाइस टू यू ऑल इज़ डोंट थिंक ऑफ पास्ट, डोंट थिंक ऑफ फ्यूचर, गो इन द प्रेजेंट। इफ़ यू आर विद द प्रेजेंट यू लिव विद कॉन्शियंस। जब आप प्रेजेंट में होते हो आप आत्मा के साथ रहते हो। जब आप फ्यूचर या पास्ट में चले जाते हो तो आत्मा से दूर हो जाते हो, क्योंकि आप अपने ऊपर ले लेते हो, आपका अहम बीच में आ जाता है, आप अपने ऊपर ले लेते हो। जब आप रोज़मर्रा का काम करते हैं और प्रेजेंट में रहते हैं तो आप आत्मा के साथ रहते हैं। ये मेरा दूसरा लेसन था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। डोंट लिव इन फ्यूचर और पास्ट, लिव इन द प्रेजेंट विच इज़ लिविंग विद कॉन्शियंस, लिविंग विद आत्मा। नेक्स्ट लेसन जो मैंने सीखा ज़िंदगी में वो है इंक्लूसिवनेस, मिलके। हम लोग सोनमर्ग थे, वही ग्लेशियर का टाइम है, ये 86 की बात है, 1986 की बात है। सोनमर्ग एक बहुत ही सुंदर वैली है, बहुत सुंदर वैली। स्विट्ज़रलैंड भी इतना सुंदर नहीं होगा जितना कि सोनमर्ग सुंदर है। गर्मियों में वहाँ पे लोग बाग लाइन लगा के जाते हैं देखने के लिए, पर जब सर्दियाँ होती हैं तो वो जगह इतनी भयंकर हो जाती है कि वहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ जो लोग सिविलियन रहते हैं वो भी छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत सुंदर वैली है। लेकिन उस वैली में जाने के लिए एक 11 किलोमीटर का लंबा गॉर्ज है। गॉर्ज मतलब पहाड़ चारों तरफ ऐसे स्टीप हैं, बीच में से एक सड़क है, और वो जो पहाड़ हैं वो करीब 16,000 फीट ऊंचे हैं, और ऊपर से कुछ भी आप पानी डालो कुछ करो ऐसे गिरता नीचे। वहाँ पे एवलांचेस आते हैं, राइट। तो जब सर्दियाँ हो जाती है तो बर्फ़ पड़ने की वजह से वहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है, 30 से 40 फुट बर्फ़ पड़ती है। तो बर्फ़ की वजह से जो है वहाँ पे वो रास्ता बंद हो जाता है, तो सब लोग खाली कर देते हैं। हम लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि हमने ग्लेशियर में जाना था लड़ाई लड़ने के लिए, तो हम लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा था। तो हम लोग को सोनमर्ग भेजा गया कि आप वहाँ जाके ट्रेनिंग करेंगे रात सर्दियों में। तो जब हम लोग गए वहाँ पे गर्मियाँ थी, अपना टेंट वेंट लगाया, रहने का बंदोबस्त किया और इंतज़ार किया कि बर्फ़ पड़ेगी, जब सर्दियाँ होंगी फिर ट्रेनिंग शुरू करेंगे। जब बर्फ़ पड़ी तो हमारा टेंट जो है जैसे ज़मीन पे यहाँ है, बर्फ़ पड़ गई 25 फुट ऊपर। तो अपने तंबू में आने के लिए हम ऊपर से ऐसे सीढ़ी बनाया था बर्फ़ का काट के, और नीचे अपने तंबू में आते थे। तो वहाँ ट्रेनिंग करते थे। और वहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ जब पड़ती है तो वहाँ पे रास्ता बंद हो जाता है, मतलब आप पैदल भी निकल सकते हो क्योंकि बर्फ़ एवलांचेस आते हैं, गिरते हैं। तो जब बर्फ़ पड़ती है तो उसके हिसाब से करीब 48 आवर्स तक रास्ता आना जाना बंद कर देते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह भी कुछ नहीं आ सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो एक रात को मेरे पास जो नर्सिंग असिस्टेंट होता है, एक डॉक्टर होता है, वो आया, मुझे बोलता कहता साहब आपका एक जवान है, उसको बहुत तबीयत ख़राब हो रही है उसकी। तो मैंने कहा क्या हो रहा है? उसका पेट दर्द हो रहा है उसको, एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या है। मैं उसको दवाई दी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो हमने फ़ोन करा, तब तो फ़ोन तो था ही नहीं, वायरलेस से करते थे, पर वो मौसम ख़राब होने की वजह से जो है वो बात नहीं हो पाई, उनसे बात नहीं हो पा रही थी। बार बार कोशिश किया, नहीं हुआ। तो इस जवान की तबीयत जो ख़राब होती जा रही थी, बहुत बिगड़ रही थी। तो ये मेरे पास आया, कहता कि सर इसको तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इसको हम बचा नहीं पाएंगे। तो मैंने डिसीजन लिया, तब मैंने कहा कि इसको निकालना पड़ेगा, तो इसको उठा के हम लेके चलते हैं। रास्ते में जाना मना था क्योंकि एवलांचेस आ रहे हैं, तो हमने कहा नहीं इसको लेके जाएंगे। तो उसको हमने स्ट्रेचर पे डाला, स्ट्रेचर पे डाल के और हम लोग पैदल ले चले उसको। और बर्फ़ जब चलती है तो ताज़ी बर्फ़ पड़ी उसमें पैर धंस जाता है, इतना इतना पैर अंदर चले जाता है, ऐसे पाँव डालो इतना पैर अंदर चले जाएगा। और उसको चलने के लिए कि यहाँ से वो दीवार तक जाने के लिए 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, सिर्फ यहाँ से वो दीवार तक जाने के लिए। 11 किलोमीटर का रास्ता लेके जाना था उसको, जवान को कंधे पे रख के। हमारे 11 आदमियों की टीम थी जो हमने बनाई, हमने कहा चलते हैं। तो आगे 4-5 आदमी थे, वो पाँव से रास्ता बीट कर रहे थे, बर्फ़ को दबाते थे।
ये फिर लेके आते थे, फिर वो थक जाते थे, आपस में बदली करते थे। इस तरह से हम चल रहे थे। रात को हमने 1 बजे शुरू किया, क्योंकि रात के समय टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, तो बर्फ़ जो है वो थोड़ी जम जाती है। अगर जम जाती है तो फिसलेगी नहीं, अगर ढीली होगी तो फिसलती है, वो एवलांच आ जाता है। तो हमने रात को 1 बजे शुरू किया, और हम जब वहाँ से चले आगे, जब आगे जा रहे थे, तो सुबह करीब 4 साढ़े 4 बजे दिन निकल आता है। और पहाड़ों में जब दिन निकलता है तो ऊपर जो पहाड़ के ऊपर हैं वो चमकने शुरू हो जाते हैं, लालिमा आ जाती है, चमकने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो बर्फ़, हवा तेज़ चल रही थी, हवा तेज़ चलने की वजह से ना बर्फ़ के गोले बन रहे थे ऐसे से, जिसको वर्लपूल बोलते हैं, वो ऐसे से हवा में बन रहे थे। तो हम यही बस प्रार्थना कर रहे थे कि ये कहीं एवलांच ना बन जाए। ये ऐसे जो चल रहा है, ये एवलांच बन गया, नीचे आना शुरू हो गया, तो वो अपने साथ सब पेड़ पत्थर घर वर सब लेके अपना आता है, और इतनी तेज़ी से आता है कि कुछ नहीं बचता। बस हम लोग चलते जा रहे थे और दुआ कर रहे थे कि भगवान को याद कर रहे थे कि ऐसा कुछ ना हो। बट देखे देखे में मैंने देखा कि एक वर्लपूल बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। मैंने कहा ये बनने वाला है एवलांच। हम लोगों ने और तेज़ की चाल आगे जाने के लिए, क्योंकि हम लोग अभी आधे से थोड़ा और ज़्यादा आ गए थे। रास्ता करते करते देखा कि एवलांच बहुत नज़दीक आ रहा था। तो मैंने कहा ये एवलांच है, अब इसको निकलना है। तो एवलांच का हमने देखा रास्ता कैसे आ रहा है, वो सारा हमारे ऊपर आ रहा था। हमने जो जवान था जिसकी तबीयत ख़राब थी, उसको जो है स्ट्रेचर पे उसके नीचे स्कीज़ लगाई हुई थी, स्कीज़ लगा के उसको हमने धक्का दे के नीचे फेंक दिया। स्कीज़ पे तेज़ी से चले जाएगा, उसको डाल के धक्का दे दिया, वो तेज़ी से चला गया। ये एवलांच हमारे ऊपर आ रहा था। जब एवलांच ऊपर आता है तो इसकी एक ड्रिल होती है। ड्रिल क्या होती है कि एक रस्सी होती है, इसको एवलांच कॉर्ड बोलते हैं। आप वो कॉर्ड खोल के ऐसे फेंक देते हो, 1 मीटर होता है, उसको ऑन कर देते हो। वो इसलिए होता है कि अगर आप बर्फ़ के अंदर जब दब जाओ तो आपको जब दूसरे जो निकालने आएंगे तो एवलांच कॉर्ड जो होती है वो लाल रंग छोड़ती है। वो रंग जब छोड़ेगी तो बर्फ़ में नज़र आता है, तो आप उससे पता चल जाता है यहाँ कोई है। और बीप जो है मीटर, वो आपको बताता है कि यहाँ कोई फंसा हुआ, कि मीटर से भी चेक हो जाता है। तो वो हमने ड्रिल किया, और हाथ ऐसे रख के रखते हैं। हाथ इसलिए क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे रखने से थोड़ी कैविटी बन जाती है, कि बर्फ़ आती है तो बर्फ़ के अंदर आप दब जाओ तो ऐसी कैविटी होगी जितनी हवा रह जाती है। ये हवा रह जाए तो आदमी कम से कम 3 से 4 घंटे बर्फ़ में दबने के बाद भी ज़िंदा रहता है। तो ये ट्रेनिंग के मुताबिक हमने सब किया। एवलांच आया, बड़ी तेज़ी से ऊपर से निकला, तो कुछ लगा पता नहीं क्या था, एंड कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। थोड़ी बार जब समझ आ रहा है कि कुछ है, देखा, तो तब तक मैं इतना होऊंगा नीचे, तो थोड़ा सा हिला, मेरे को लगा कुछ हिल रहा है, और इसको करके थोड़ा सा बाहर देखा तो मुझे रोशनी नज़र आई। तो इसको थोड़ा सा मुंह से हटाया तो लगा, तो एवलांच जो था वो था एवलांच, बट उसके अंदर कोई बड़े पत्थर और वो चीज़ नहीं थे, वो सिर्फ बर्फ़ का एक आया था, एक बर्फ़ का गोला। तो मैं इतना दब गया था। तो जब मैंने देखा तो बाकी लोग भी निकल रहे थे, 1-2 जो दबे हुए थे, जो बाहर आ गए थे, वो एक दूसरे को निकाला। हम लोगों ने एक दूसरे को निकाल के, और हम लोग वहाँ से आगे चल पड़े। वो जवान जिसको छोड़ा था, जो बीमार था, उसका नीचे स्लेज उठाया और आगे पहुँचे। जब हम अपनी आगे पहुँच चुके, वहाँ डॉक्टर वहाँ हॉस्पिटल में उसको जमा कर दिया, तो हमको वो गर्म पकौड़े या चाय वाय पिलाई गई, तो चाय पी रहे थे। तब मैं बैठ के सोच रहा था, मैंने कहा ये ऐसा क्या हुआ। और तब मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि ऐसा क्या था, मौत हमारे सामने आ रही थी, लेकिन हमको डर क्यों नहीं लगा। हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो डरा था। हमारे अंदर यही धारणा था कि हम इसको लेके जा रहे हैं, इसको बचाएं। हमने उसको स्कीज़ में डाल के छोड़ दिया, हम अपने लिए नहीं भागे। नहीं तो क्या होता है, जब मौत आती है तो आदमी सबको छोड़ के अपने को बचाता है। ऐसा क्यों हुआ। तब मेरे दिमाग में तीसरा लेसन मेरे को आया, जो मेरे दिमाग में आया, वो है इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस, जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो तो आपका डर निकल जाता है। जब आप अपने बारे में सोचते हो तो आप डरते हो। जब आप अपने बारे में सोचते हो तो आप क्या करते हो, ईगो के साथ रहते हो। ईगो, मैं, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा घर था उसका क्या होगा, मेरे माता पिता वहाँ थे। मैं के साथ सब अहम जुड़ जाते हैं। जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो, जैसे हमने उधर, हमारे कोई अपने बारे में नहीं सोच रहा था, वो सोचे थे इस जवान को कैसे बचाना है, इसकी तबीयत ख़राब है, तो आपका डर निकल गया। सो दैट वाज माय थर्ड लेसन इन लाइफ, दैट बी इंक्लूसिव, थिंक इंक्लूसिव। आप लोग जब यहाँ पे हो, आपस में रहते हो, आप लोग हॉस्टल टाइप फैसिलिटी में यहाँ रहते हो, आप लोग के अंदर ये धारणा बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। और आप जब अंदाज़ा लगाओगे, जब आप दूसरे के बारे में सोच के आप यहाँ रहोगे, तो आपको पता चलेगा कि रहने का मकसद क्या है, और उसमें जो मज़ा है
उसमें जो सक्सेस है वो किसी और चीज़ में नहीं है। मेक योर थॉट इंक्लूसिव। फौज में भी इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि इंक्लूसिव कैसे रहना है। फौज में एक मोटो है, वो चेडवुड हॉल मोटो बोलते हैं, सेफ्टी, ऑनर एंड वेलबींग ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। सेफ्टी, कंफर्ट एंड वेलबींग ऑफ योर मेन यू कमांड कम्स नेक्स्ट। योर ओन सेफ्टी, कंफर्ट एंड ईज कम्स लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। मतलब कि देश का इज्जत मान, सुरक्षा सबसे पहले आती है, उसके बाद सुरक्षा, इज्जत मान आपके जो जवान हैं जिनको आप कमांड करते हो, जिनके साथ आप लड़ते हो, उनकी आती है, और सबसे आखिर में मेरी सेफ्टी, मेरे बारे में, वो सबसे आखिर में आता है। ये चीज़ फौज में सबको सिखाई जाती है और ये इसको बोलते हैं चेडवुड हॉल मोटो, और ये चीज़ है। और उस दिन मैंने सीखा कि ये जो है इसका मतलब क्या है। सब जानते थे लेकिन उसका मतलब उस दिन समझ आया, क्योंकि अगर आप इंक्लूसिव हैं तब आप सक्सेसफुल रहेंगे। फौज क्यों, इंडियन आर्मी की फ़ौज ने सारी लड़ाइयाँ क्यों जीती हैं, क्यों सक्सेसफुल रहती है? क्योंकि एक बेसिक ट्रेनिंग है, इंक्लूसिवनेस। अभी मैडम आए, मैडम ने जैसे ही बोला कि वो फौजी बैकग्राउंड से हैं, तो एक वो अपना परिवार बन गया। हमें ऐसा लगा कि हम एक परिवार हैं। तो ये चीज़ फौज एक बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाती है। नेक्स्ट लेसन लाइफ का आया, कर्मा। आप सब वेदास पढ़ते हैं, आप लोग इस चीज़ में हैं, और कर्मा के बारे में बहुत बात होती है, सीखते हैं। पर सही मायने जो है कर्मा के मेरे को समझ आए जब मैं तवांग में था, अरुणाचल प्रदेश में तवांग में, और मैं ब्रिगेडियर था, मैं वहाँ कमांड कर रहा था। तो मेरे को वहाँ के मॉन्क्स थे, वो अपना आश्रम चलाते थे। तो जैसे आज मैं यहाँ हूँ, ऐसे उधर से मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि हम एक ऑर्फनेज स्कूल चलाते हैं, अनाथालय, एंड उसके अंदर करीब 250 बच्चे हैं, एंड हम चाहेंगे कि आप आएँ, हमारा वो एनुअल फंक्शन है, तो उसमें आप चीफ गेस्ट आएँ तो हमें अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ज़रूर। और मैं वहाँ गया उधर तवांग में। जब मैं उस घर के अंदर पहुँचा, थैंक यू। जब मैं उस स्कूल में पहुंचा और मैं जैसे स्कूल के अंदर एंटर किया, लोगों ने आके रिसीव किया। वहाँ पे बच्चे थे, बच्चों ने आके फूल देते हैं, गार्लैंड करते हैं, वो देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उधर एक अलग से वाइब्रेशन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा माहौल था। और जब मैं गया वहाँ पे प्रोग्राम शुरू हुआ, प्रोग्राम में हम बैठे थे, प्रोग्राम जब हो रहा था, तो प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो बच्चे लोग डांस वांस कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत खुश थे और बहुत ही बेहतरीन जो बोलते हैं स्टैंडर्ड उनका था। तो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो आज चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल प्रदेश के, खांडू जी, पेमा खांडू जी, एंड वो कमेटी के चीफ थे, तो साथ बैठे हुए थे। तो उनको मैंने मुड़ के बोला, मैंने कहा कि बहुत तरस आ रहा है, बहुत सैड लग रहा है कि बच्चे जो हैं सारे के सारे ऑर्फनेज हैं, अनाथ हैं, इनको देख के बड़ा दुख हो रहा है कि ऐसे उनको जीना पड़ रहा है। तो उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के और बड़े स्टर्न तरीके से बोला कि आप जो बोल रहे हैं गलत है। कहते हैं हम बच्चों को ये नहीं सिखाते, हम बच्चों को ये बताते हैं कि वॉट एवर स्टेट यू आर इन टुडे, यू योरसेल्फ आर टू बी ब्लेम्ड। आप जिस स्थिति में हैं आज, आप ही खुद उसके जिम्मेवार हैं। कहते हैं हम बच्चों को, सबको ये चीज़ सिखाते हैं। कहते हैं इसलिए आप तरस मत खाइए, जो हाल में है ये अपने लिए है। एंड दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल मैसेज विच आई गॉट। आई सेड एब्सोल्युटली राइट। और जब मैं आगे गया, वो आगे मेरे को क्या बोलते हैं, आपको आई मस्ट शो यू द रिटन पार्ट ऑफ इट। ही सेज कर्मा हैज नो मेन्यू, यू गेट सर्व व्हाट यू डिजर्व। कर्मा का कोई मेन्यू नहीं होता, आप खुद उसका मेन्यू बनाते हैं और आपके सामने वही परोसा जाता है जिसका मेन्यू आपने बनाया है। दैट्स अ सेकंड ब्यूटीफुल थिंग विच ही टोल्ड मी। नेक्स्ट ही सेज
कर्मा नेवर लूजेस एन एड्रेस। आप कहीं पे हो, किसी हाल में हो, आपके पास ज़रूर पहुंचेगा। कर्मा जो आपने किया है उसने आना ही आना है आपके पास। वहाँ मैं गया और बच्चों को देखा, बहुत खुशी हुई, इतने खुश थे, इतने अच्छे आचरण में थे। मैंने पूछा कि आप और क्या इनको सिखाते हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि कर्मा क्लेंजर सिखाते हैं कि अपने कर्मास को कैसे सुधारना है। बच्चों को शिक्षा ये दी जाती है और वो था बी ग्रेटफुल, एक्ट विद लव, चेक योर मोटिव्स, मैच योर एटीट्यूड, फॉरगिव। ये कोई नई चीज़ें नहीं है, दिन रात हमको घर में सब जगह बढ़ाते हैं, लेकिन हमने इसको कभी इस नज़रिए से नहीं देखा कि अगर ये चीज़ मैं करता हूँ तो मेरे कर्मा सुधरते हैं। ये नहीं कि मैं बहुत बुरे हाल में, मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। अमूमन तौर पे हमने देखा है, सुना है, लोग बाग बोलते हैं, हमने उससे निकलने का ज़रिया नहीं सोचा। बहुत सिंपल, बहुत सीधा सरल तरीका है। एंड ये लेसन जो है मेरा, जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन मैंने उस स्कूल में हासिल किया और समझा व्हाट इज़ कर्मा। नेक्स्ट चीज़, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेसन मेरे का एक और ज़िंदगी में आया जो मैंने फ़ौज के अंदर था, वो था हम लोग, मैं कमांड कर रहा था, कंपनी कमांड होती है, ये करीब 94 की बात है, 94 की बात है। हम लोग का वहाँ पे यूनिट को मिसाइल दिया जाता है, मिसाइल फायर करने, जो मिसाइल जो है टैंक के ऊपर करते हैं। तो तब नया नया मिसाइल बना था, सेकेंड जनरेशन मिसाइल उसको बोलते हैं, और एक मिसाइल 94 में कम से कम नहीं तो 4 से 5 लाख का एक मिसाइल पड़ता था। तो बहुत महंगा होने की वजह से गवर्नमेंट जो है आपको लिमिटेड मिसाइल देती थी कि आपने इसको फायर करना है प्रैक्टिस करने के लिए। तो जैसे कि 100 आदमी है, 100 आदमियों के बीच में 4 मिसाइल मिलती थी या 3 मिसाइल मिलती थी, और मिसाइल मिलते थे, वो जिसने अच्छी तरह फायर कर दिया उसको एक मेडल मिलता था लगाने के लिए यहाँ पे। तो हमारा मोटिवेशन होता है मेडल लेना है ना, और फायर दुरुस्त करना है। तो हम लोग को मेडल दिया गया, तो मेरा भी नंबर आया एंड बोला कि आपने फायर करना है। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया मेडल मिलेगा, एंड बड़ा खुश अंदर से मैं गया। तो हम लोग होता है ऐसे मिसाइल लेके जाते हैं और हमारा कमांडिंग ऑफिसर सामने होता है, उसके सामने जाके अपना नाम बोलते हैं कि मेरा नाम ये, मैं फायर करने जा रहा हूँ, ठीक जाओ। मिसाइल लगाया, मिसाइल फायर किया, कॉक किया, उसको ट्रिगर दबाया, मिसाइल फायर नहीं हुआ, वो मिस फायर हो गया। तो मिसाइल एक ही मिलता है, वो मिस फायर हो गया। तो मैं बड़ा दुखी, मैंने कहा ये तो ज़िंदगी का एक मौका मिला था मेडल, अब ये मुझे मिलेगा नहीं, अब तो कभी मौका नहीं मिलेगा, ये तो इतनी महंगी मिसाइल हमको दोबारा फायर करने को नहीं मिलेगी। तो हम खड़े हुए थे, तो कमांडिंग ऑफिसर के पास आगे खड़े होते हैं, अपना बताते कि मेरा हिट हो गया, मिस हो गया, वो आके बताते थे। तो मैं भी खड़ा था, तो आए बोला, मैंने बोला कि मेरा तो मिस फायर हो गया, चला ही नहीं मिसाइल। तो उन्होंने बोला तुम बड़े दुखी हो। मैंने कहा हाँ, ये तो बहुत दुखी चीज़ हो गई है। तो उन्होंने बोला ठीक है कि तुम, मेरे पास एक रिजर्व मिसाइल है, वो मैं आपको एक और देता हूँ, आप फायर करो। मैंने कहा वाह, मेरे को तो भगवान की नियामत मिल गई। एंड मैंने दूसरी मिसाइल लिया और मैं चला गया वापस फायर करने के लिए। लोड किया, एम किया, टैंक सामने से आया, उसको फायर किया, जैसे फायर किया वो भी मिस फायर हो गया। मेरे ज़िंदगी के अंदर 2 मिसाइल मिलने थे, मेरे दोनों मिस फायर हो गए। मैं बहुत दुखी था एंड वापस आ गए। मैं शाम के समय, नहीं तो लोग बाग जाते शाम को मेस में जाते हैं, अपना खाते पीते हैं। मैं कहीं नहीं, मैं वो धोरा होता है ना, धोरा उसको बोलते हैं सैंड ड्यून, रेगिस्तान में वो रेत का टीला, मैं रेत के टीले के ऊपर जाके वहाँ बैठा हुआ था, अपना बहुत सैड फील कर रहा था। मेरा हवलदार इंस्ट्रक्टर आता है मेरे पास, मेरे को देखती है और मेरे पास आके बैठता है, कहता है साहब क्या इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैंने कहा बहुत बुरा लग रहा है। कहता है साहब आप खुश हो एक बात के लिए। मैंने कहा क्या? कहता आप खुश इस बात का होना चाहिए कि आपके मिसफायर मिसाइल ट्रेनिंग में निकल गए। अगर ये लड़ाई होती है उस दौरान आपके मिसफायर होते तो आपके साथ क्या होता? और ये मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली मेरे हवलदार इंस्ट्रक्टर से कि हर एक की ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव आएंगे। जब उतराव आता है तो उस पर इतना गम मत करो, खुश हो कि वो उतराव ऐसे वक्त पे भी आ सकता था जबकि आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता था। अगर मेरी मिसाइल, जब मैं लड़ाई में होता, सामने दुश्मन का टैंक होता, मैं फायर करता और मेरी मिसाइल तब मिसफायर हो जाती तो क्या हाल होता? तो ये मेरा नेक्स्ट लेसन था जो मैंने सीखा, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उतार चढ़ाव आएंगे, सो नेवर फ्रेट ओवर मिसफायर्ड मिसाइल्स,
Misfire missiles are there in your life. They will be there. Be happy that they have gone through in lighter veins. Do not fret in life. Downswings are part of growing up, paving up the upward swing. किसी चीज़ का बुरा मत मनाओ, कुछ चीज़ गलत होता है, हो गया, आगे चलो। जब नीचे जा रहे हैं तो उसके बाद ऊपर ही जाना है। सो जब आप नीचे हो तो आप ऊपर ही जा रहे हो। नेक्स्ट लेसन, जो सबसे बड़ा लेसन था, ये जिसने मेरी ज़िंदगी बदली कर दी पूरी, ये है कैरेक्टर। ये है 1994 की बात। हम लोग श्रीनगर में थे। हम लोग श्रीनगर में थे तब इंसर्जेंसी बहुत तेज़, जो टेररिज्म है श्रीनगर में, कश्मीर में बहुत बढ़ गया था और उस लेवल तक पहुंच गया था कि हम लोग को, मतलब फ़ौज बाहर नहीं निकल सकती थी, अपने बाहर से निकलते थे हम लोग, फायर होता था, इतना बुरा हाल हो गया था। और सोपोर एक जगह है, वहाँ से जो है टेररिस्ट लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने वाले थे। तो तब गवर्नमेंट ने फुल फ्लेज आर्मी को छूट दी कि आपने इनको ख़त्म करना है। तो जब ये ऑर्डर आया उसके बाद एक शाम को मेरे कमांडिंग ऑफिसर जो थे उन्होंने बुलाया, उन्होंने बोला कि हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि पट्टन, सोपुर और पट्टन एक जगह हैं दो, उनके बीच में हाईवे के पास ढाबा है, वहाँ पे बहुत खूंखार टेररिस्ट 4-5 लोग मिल रहे हैं, 4-5 टेररिस्ट, एंड वो लोग कोई तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग जो कुछ करेंगे, तो वो वहाँ पे आएंगे उस ढाबे पे, रात में जाके आपने उनको पकड़ना है। तो मैंने अपने साथ जो है, हमने अपने साथ टीम लिया और करीब हम 11-12 आदमी थे। हमने अपने साथ पूरे हथियार जो चीज़ लेना वो लिया, ऊपर फिरन पहन लिया। फिरन वो होता है जो आपने देखा हो कश्मीरी लोग एक कोट सा टाइप पहनते हैं ऊपर और अंदर बुखारी रखते हैं, ऐसे हाथ भी अंदर रखे होते हैं उसमें, क्योंकि ठंडा होता है उसमें, गर्म रहता है। तो फिरन पहन लिया जिससे कि हम लोग अलग से नज़र नहीं आए। रात की समय था, 12:30-1 बजे की बात है, 12:30 पौने 1 बजे पर हम लोग निकले। धीरे धीरे हम जब पहुँचे हैं उधर, पैदल जा रहे थे, जब हम पहुँचे ढाबे के पास तो वहाँ जाके देखा तो अंधेरा सा था। तो नाइट विजन डिवाइसेस से हमने देखा और हमको लगा कि ढाबा बंद था। जो रात के समय दूरबीन से देखा, रात की दूरबीन से, तो देखा कि वो जो है ढाबा बंद था, कोई नहीं था उस तरफ। तो पीछे एक एनसीओ था, उसने ऑफिसर को बोला टैप करके कि सर कोई नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन थी, चलते हैं वापस। ऑफिसर ने बोला नहीं, आए हैं तो थोड़ी देर रुकते हैं, देखते हैं आगे पीछे कुछ होगा, इधर कुछ और। अब जब वो चल रहे थे तो जब एक ड्रिल होती है, चलते हैं तो आगे 2 स्काउट्स होते हैं, 2 जवान चलते हैं, उनको ईयर्स एंड आइज बोलते हैं। वो देखते रहते हैं चारों तरफ से, एक इधर एक इस तरफ, और बाकी टीम पीछे चलती है। जब ये ऑफिसर ने बोला नहीं अभी हम इसके साथ आगे जाएंगे, आगे देखेंगे, तो उसने इन दोनों स्काउट्स को बोला तुम पीछे चलो, मैं आगे चलूँगा। उसने आगे चलना शुरू किया, इन दोनों को पीछे किया और चलते गए आगे। आगे जब गए हैं तो ढाबे के आगे गए हैं, उससे करीब 500 मीटर ही आगे गए होंगे, तो जो एनसीओ पीछे था उसने ऑफिसर के कंधे पे इशारा किया और राइट तरफ से इशारा किया ऊपर। तो उसने ऊपर देखा, जैसे उसने ऊपर देखा तो एक टेलीफोन पोल था, पोल के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था। तो जैसे उसने आदमी को देखा तो उसने बोला कि टेररिस्ट इधर ही हैं। इससे पहले वो अपना हथियार या कोई एक्शन लेता, चारों तरफ से फायर खुल पड़ा, फायर चारों तरफ से आ रहा था। जब फायर हुआ तो 2 जवान जो पीछे थे, उसमें से जो एनसी जो पीछे उसने इसे टैप किया था, उसको गोली लग गई और वो नीचे गिर गया। वो बोलता साहब मेरे को गोली लग गया, और वो गिर गया वहीं पे। उसके पीछे 2 जवान थे, साइड में बहुत बड़ा खड्डा था, उसमें कूद गए और कूद के बोलते कहते साहब आप लोग सब इधर से आ जाओ, इधर से निकल जाएंगे। वो ऑफिसर ने नीचे देखा, जवान को देखा गोली लगी है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उसने डिसीजन लिया कि नहीं, उसने जहाँ से फायर आ रहा था उसने उस तरफ मुड़ा, फायर करा, फायर करते करते उसने चार्ज कर दिया, धावा उनके ऊपर। उसको देख के बाकी लोग भी फायर खोल के उधर धावा किया उसके ऊपर। जब लड़ाई चल रही थी किसी को कुछ पता नहीं था, रात अंधेरा, गुप अंधेरा, सिर्फ फ्लैश नज़र आ रहे थे और गोलियां चल रही थी दबा के। मुश्किल से 2 मिनट या 3 मिनट चली होंगी गोलियां, उसके बाद शांत हुई। जब शांत हुई गोलियां तो लोगों ने देखना शुरू किया क्या हो रहा है, किसको क्या हो रहा है। इस ऑफिसर ने
जो था वो जा रहा था, तो उसको कुछ भारीपन लगा पैर में। जब उसने टॉर्च मारा नीचे तो देखा उसको गोली लग गई थी और उसके पाँव से ऐसे फुवारा निकल रहा था खून का, बट उसको कुछ पता नहीं था तब तक। और जब उन्होंने देखा वहाँ पे 2 टेररिस्ट मर गए थे, एक घायल था, वो खिसक खिसक के जा रहा था। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, ये जब हम वापस आए वहाँ पे इंसिडेंट, तो मैं बैठ के सोच रहा था कि ये ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि वो जो ऑफिसर था उसने ये कार्रवाई की। एंड हर एक आदमी कैरेक्टर की बात करता है, कैरेक्टर का भी रिसर्च किया। तो मैंने भी, जैसे आप लोग वेदस में कर रहे हैं, मैं भी अपनी तरफ से थोड़ी सी, मेरी भी मुहिम है, मैं भी कुछ उसमें कर रहा हूँ। एंड मैंने उसका डिटेल स्टडी किया तो मेरे को सबसे बढ़िया डेफिनेशन मिली कैरेक्टर की, और वो कैरेक्टर की डेफिनेशन मिली मुझे स्वामी विवेकानंद की लिटरेचर में। स्वामी विवेकानंद जी का लिटरेचर मैंने पूरा पढ़ा, उनके करीब कंप्लीट लाइफ स्टिंग, उसमें ये एक सबसे बड़ा जेम मिला जो था। उन्होंने कैरेक्टर को डिफाइन किया है। उन्होंने बोला द कैरेक्टर इज बट द एग्रीगेट ऑफ हिज टेंडेंसीज, द सम टोटल बेंड ऑफ हिज माइंड। मतलब कि कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर वो है जो आप सुबह से शाम तक सब करते हो, आपकी क्या टेंडेंसीज हैं, वो आपका कैरेक्टर है। सम टोटल करो, वो आपका कैरेक्टर है। मैंने अपने रिसर्च में एक एक्सरसाइज शुरू की जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बनाने के लिए ज़रूर कीजिए। अपना कैरेक्टर अपने आप जज करने के लिए आपका एक्चुअल कैरेक्टर क्या है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। शाम को, आज रात को सोने से पहले एक कागज़ लीजिए, ठीक है, 3 कॉलम ड्रॉ कीजिए। एक कॉलम पे लिखिए कि मुझे अच्छा लगा, दूसरे कॉलम पे लिखिए कि मुझे अच्छा नहीं लगा, और तीसरे कॉलम में लिखिए मुझे अच्छा लगा या बुरा भी नहीं लगा, अच्छा भी नहीं लगा, ठीक है। और फिर आप बैठ के सोचें कि मैं सुबह उठा तब से लेके मैंने अब तक क्या क्या काम किए हैं और उनके क्या असर हुआ है। जैसे मैं सुबह उठा, मैंने उठ के योगा किया, भगवान का नाम लिया, कैसा लगा? अच्छा लगा। जहाँ अच्छा लगा उसके नीचे 1 डाल दो। मैं उठ के गया, मैं लेट हो रहा था, मैं फटाफट तेज़ गया, तो वहाँ पे गुरुजी थे, मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, वो उन्होंने मेरे को प्रणाम किया, तो बोला तुम लेट क्यों हो? कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा। तो अच्छा नहीं लगने के नीचे 1 डालो। उसके बाद हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे, मेरे दोस्त थे, उसने रोटी लेके आया, उसने 1 रोटी मेरे को दे दिया, मेरे को जला दे दिया। कैसा लगा? अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, ठीक ठीक लगा। तो इससे जितना भी है चीज़, उन सबको पॉइंट दो आप। जो अच्छा लगा उसको अच्छे के नीचे 1, और जो नहीं अच्छा लगा उसको नहीं अच्छे के नीचे 1, और जो अच्छा बुरा लगा उसके नीचे। अभी जब टोटल करते हो तो टोटल करने के बाद जो अच्छा लगा उसको सबको +1 दो, और जो अच्छा नहीं लगा उसको -1, और जो अच्छा नहीं लगा या ठीक ठीक था उसमें -0.5, कि उसके अंदर आधा हिस्सा अच्छा नहीं लगना भी है, -0.5। और फिर आप टोटल करो, आप देखो आपका टोटल कहाँ जाता है। अगर आप सही मायने में दिल से, सच्चाई से आप करोगे, तो मैंने जो एक्सरसाइज किया, मैं जो करता हूँ, बहुत मुश्किल से लोगों का टोटल +5 से ऊपर जाता है। क्योंकि हम लोग की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हम इतना कुछ सोचते, गलत करते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, और ये जब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आगे बढ़ती हैं, यही कैरेक्टर बनता है। और यही कैरेक्टर था जिसकी वजह से जो टीम ने किया वो क्या किया। स्वामी विवेकानंद जी ने कैरेक्टर को बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया है। उन्हें बोला कैरेक्टर जो है बनता है 4 पावर से। पहला है पावर ऑफ फेथ, दूसरा है पावर ऑफ कॉन्शियंस, तीसरा है पावर ऑफ फियर, और चौथा है पावर ऑफ एनर्जी। पावर ऑफ फेथ क्या है? आप जिस संस्था में रहते हैं उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका एक तरीका होता है। आप घर में रहते हैं, आपके संस्कार होते हैं, आपको दिए जाते हैं, वही फेथ है। आपके जो संस्कार है वो आपके फेथ है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो आपकी फेथ है। इसमें आपकी आस्था ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा है पावर ऑफ कॉन्शियंस, आत्मा की आवाज़, बहुत ज़रूरी है। एक दादाजी अंदर बैठे हुए हैं, उनको उजागर करो, वो आवाज़ को जितना सुनोगे उतना बेहतर होगा। और वो चीज़ सुनाव तब होगा जब आपका कैरेक्टर दुरुस्त होगा। अगर आपका जो पॉजिटिव कॉलम है, 1 वाला कॉलम, वो बढ़ता जाएगा, तो आप एक्चुअली क्या अचीव कर रहे हो? आप आत्मा की आवाज़ को उजागर कर रहे हो। और अगर आपका नेगेटिव साइड बढ़ेगा तो आप उतनी आत्मा की आवाज़ आपकी दबेगी अंदर।
ठीक है।